Good morning, my brilliant students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. First of all, on behalf of my Geology department and on behalf of my college, I heartily welcome to all of you in this session. Today, in the lecture series of embryology, I will deliver my talk on organogenesis. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी पे विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस व्याख्यानमाला के तहत मैं ऑर्गेनोजेनेसिस पे मेरा लेक्चर है वो डिलीवर करूँगा। ऑर्गेनोजेनेसिस एक कॉमन प्रोसेस है, इसमें नाम से स्पष्ट है। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर अनेक तरह के सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम में अनेक ऑर्गन्स हैं, जैसे आँखों का डेवलपमेंट है, हार्ट का डेवलपमेंट है, एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, भुजाओं का डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भ्रूणीय प्रवर्धन में गैस्ट्रुला प्रावस्था के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बॉडी में नर्वस सिस्टम बनता है। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे ऑर्गन की फॉर्मेशंस होती जाती है। आंखें बनेगी, नाक बनेंगे, कान बनेंगे, होठ बनेंगे नीचे से, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस है उसमें भी एक तरह की पॉलरिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनोजेनेसिस में कौन कौन सी इवेंट्स होती है, मेन इवेंट्स होती है, उसको बहुत ही शॉर्ट में मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में मैं कंपाइल करूँगा यूजी लेवल के हिसाब से, और पीजी लेवल के हिसाब से इनका फिर एक अलग लेक्चर है वो डिलीवर होगा। अब इस टॉपिक के अंदर चार क्या पांच ऑर्गन एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें भुजाओं का डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, इस पे आज का व्याख्यान कवर होगा। इसके बाद में आँखों का डेवलपमेंट ऑफ आई, ये अलग से एक लेक्चर बनेगा। हार्ट का डेवलपमेंट एक अलग से लेक्चर बनेगा। ब्रेन का डेवलपमेंट एक अलग से लेक्चर बनेगा और एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट ये अलग से लेक्चर बनेगा। तो इस ऑर्गेनोजेनेसिस की सीरीज़ में टोटल 5 लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा। तो आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। अभी सिंपली आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी शरीर में अंगों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग भवन कहलाती है। अब बॉडी में कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन हो, चाहे वो भुजा को परिवर्तन हो रहा हो, चाहे आँखों का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे कान का परिवर्तन हो रहा हो, इस ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान दो फंडामेंटल प्रक्रियाएं, फंडामेंटल प्रोसेस या फंडामेंटल इवेंट्स हैं वो संपादित होती है, जिसमें पहली जो इवेंट है, एसेंशियल इवेंट है, ये तो कहलाती है मॉर्फोजेनेसिस। तो कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन हो उसके अंदर सबसे पहली जो परिघटना होगी ये कहलाती है मॉर्फोजेनेसिस। और सेकंड जो इवेंट होती है ये होती है इसमें हिस्टोजेनेसिस। तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन हो उसके अंदर आकार जनन की प्रक्रियाएं संपादित होगी मॉर्फोजेनेसिस की, और मॉर्फोजेनेसिस के साथ साथ उसमें हिस्टोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो संपादित होता है। अब मॉर्फोजेनेसिस, अब ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान भ्रूणीय परिवर्तन की वो सारी इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, सेल माइग्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगा, इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगा, कॉम्पिटेंस का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, आवश्यकता पड़ने पर वो प्रक्रियाएं भी यहाँ पर संपादित होती है। और किसी भी स्टेप पे यदि किसी भी तरह की कोई लैक्यूना रह गई है, कोई
टाइम का इंटरवल रह गया, कोई प्रॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, प्रॉपर कोई केमिकल का सिक्रीशन नहीं हो पाया, कॉम्पिटेंस की परिघटना संपादित नहीं हुई, उस केस में उस बनने वाले अंग के अंदर विकृति जो होती है वो पैदा हो जाती है। अब जिस तरह गैस्ट्रुलेशन में आपको मैंने कई तरह के मोमेंट्स बताई है, जिसमें जैसे इन्वेजिनेशन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, डीलैमिनेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है। इसके अलावा और भी कई तरह की मॉर्फोजेनिक मोमेंट है संपादित होती है। उसी तरह की मोमेंट यहाँ भी होती है, लेकिन ये मोमेंट गैस्ट्रुला में होने वाली मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि ये मोमेंट जनरली मेसेंकाइम में होती है, एपिथीलियम में होती है। एपिथीलियम एक कॉमन शब्द है। एक्टोडर्म से बनने वाली जो लेयर्स होती है वो एपिथीलियम कहलाती है, मीजोडर्म से बनने वाली जो लेयर्स होती है वो मीजोथीलियम कहलाती है, और एंडोडर्म से बनने वाली जो लेयर्स है वो एंडोथीलियम कहलाती है। तो एमएससी में एक अलग से एक टॉपिक है, रोल ऑफ एपिथीलियम एंड मेसेंकाइम इन ऑर्गन फॉर्मेशन, यानी अंगों के निर्माण में मेसेंकाइम और एपिथीलियम का क्या रोल है। लेकिन इन मॉर्फोजेनेटिक इवेंट कौन कौन सी है इसको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, केवल एक एक लाइन के रूप में ये एक परिघटना है मैं डिस्कस करूँगा। और ये मॉर्फोजेनेसिस की जो इवेंट है ये जस्ट लाइक गैस्ट्रुलेटिव मोमेंट के समान होती है। केवल फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर ये मोमेंट पूरी लेयर्स में होती है, इंडिविजुअल सेल्स में या कोशिकाओं के ग्रुप में संपादित न होकर इंडिविजुअल लेयर्स में होती है, यानी एपिथीलियम में हो सकती है, मेसोथीलियम में हो सकती है, एंडोथीलियम में हो सकती है। और ये जो मेन जो इवेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। जैसे इसमें एक मोमेंट होती है थिनिंग ऑफ लेयर, थिनिंग ऑफ लेयर यानी किसी कोशिकीय स्तर का पतला होना। अब मान लिया कोई स्तर पहले मल्टी लेयर्ड था, उसमें कोशिकाओं के कई स्तर थे, अब उसमें सेल है वो सेपरेट हो गई है, डिटैच हो गई है, और सेल के डिटैच होने के कारण वो सेलुलर लेयर है पतली हो गई है। तो किसी सेलुलर लेयर का पतला होना ये कहलाता है थिनिंग ऑफ लेयर, यानी कोशिकीय स्तर का पतला होना। इसी तरह इसकी एक अपोजिट इवेंट होती है, इसको बोलते हैं थिकनिंग ऑफ लेयर, थिकनिंग ऑफ लेयर। हाँ, थिकनिंग में क्या होगा, कोई मान लीजिए सिंगल सेलुलर लेयर है वो मल्टी सेलुलर हो जाएगी, है जैसे अपने स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में अब कई तरह के स्टेटा है। जैसे अपने ह्यूमन के अंदर एपिडर्मिस में 5 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर जैसे स्टेटम कॉर्नियम है, उसके नीचे स्टेटम ल्यूसिडम है, फिर ग्रेनुलोसम है, उसके बाद में फिर मेलपी की लेयर होती है, स्पाइनोसम लेयर होती है। तो ये मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है वो इस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो जो जो सेलुलर लेयर एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती जाएगी वो लेयर मोटी होती जाती है, और ये घटना थिकनिंग ऑफ लेयर के नाम से जानी जाती है। हाँ, तीसरी मोमेंट इसमें हो सकती है फोल्डिंग ऑफ लेयर, फोल्डिंग ऑफ लेयर यानी किसी सेलुलर लेयर का मुड़ना, फोल्ड होना। जैसे न्यूरुलेशन के दौरान, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, न्यूरुलेशन के दौरान जैसे देखो होगा इन्वेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन होता है तो इसके अंदर न्यूरल फोल्ड जो होते हैं बन जाते हैं, एक तरह से मूत्रे जो प्रसार होते हैं, ब्लंट जो प्रोजेक्ट होते हैं, उस तरह की रचनाएं बन जाती है। तो यदि किसी सेलुलर लेयर में मुड़ने की यदि कोई परिघटना हो, फोल्डिंग की कोई परिघटना हो, है जिस तरह मान लीजिए तौलिया है, सपोज सिंपल तौलिया को आपने ये मोड़ लिया, फोल्ड कर दिया, तो उस तरह की परिघटनाएं इन सेलुलर लेयर्स में भी होती है। और कोई सेलुलर लेयर जब रोल होती है, फोल्ड होती है, वो घटना कहलाती है फोल्डिंग ऑफ लेयर्स। हाँ, इसके बाद में इन पॉकेटिंग, इन पॉकेटिंग, इन पॉकेटिंग में क्या होगा, कोई भी सेलुलर लेयर है वो भीतर की तरफ अंतर्वलित होती है, इन्वेजिनेट होती है, और कोई भी लेयर जब भीतर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो उसमें फ्लास्क के समान है या वैक्यूम के समान, किसी बेलनाकार गोल स्फीयर के समान
छोटी जो कैविटी होती है वो बन जाती है, और ये घटना इन पॉकेटिंग के नाम से जानी जाती है। हाँ, एक इसकी अपोजिट इवेंट होती है, ये कहलाती है आउट पॉकेटिंग। आउट पॉकेटिंग, आउट पॉकेटिंग में क्या होगा, कोई भी सेलुलर लेयर हो उससे इवेजिनेशन होता है, बहिर्वलन, और बहिर्वलन के कारण उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बनती है। जब बैलून लाइक स्ट्रक्चर भीतर की तरफ बने तो वो इन पॉकेटिंग कहलाएगी, और बाहर की तरफ यदि कोई रचना बने तो ये आउट पॉकेटिंग की परिघटना कहलाती है। कई बार मल्टीपल लेयर जो होती है ये स्प्लिट हो जाती है। मान लीजिए कोई 4 लेयर थी और 4 लेयर स्प्लिट होके डबल लेयर्स में जैसे कन्वर्ट हो गई, इसको विपाटन भी बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर लेयर्स का स्प्लिट होना, विपाटित होना, ये परिघटना स्प्लिटिंग के नाम से या विपाटन के नाम से जानी जाती है। हाँ, इसके अलावा माइग्रेशन की परिघटना भी यहाँ पर संपादित होती है। हाँ, और माइग्रेशंस में क्या होगा, कई बार सेलुलर लेयर्स की जो कोशिकाएं होती है वो प्रवास करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यहाँ पर गैस्ट्रा के अंदर भी माइग्रेशन होता है। जैसे एपिबोली की मोमेंट आपने देखी होगी। एपिबोली के अंदर क्या होता है कि एनिमल पोल की जो सेल्स होती है उनमें सीडोपोडिया डेवलप होते हैं, और ये एनिमल पोल की सेल माइग्रेट करके वेजिटल पोल की तरफ जाती है। तो वहाँ पर सेलुलर माइग्रेशन होता है। उसी तरह का सेलुलर माइग्रेशंस यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है वो एपिथेलियल लेयर्स की कोशिकाओं के मध्य होता है। और डेफिनेटली जब किसी सेलुलर लेयर में कोशिकाओं का माइग्रेशन होगा तो वो सेलुलर लेयर धीरे धीरे पतली भी हो जाएगी, क्योंकि ये कोशिकाएं एक जगह से तो माइग्रेट कर रही है और कहीं दूसरी जगह जाके वो डेफिनेटली एग्रीगेट होने जा रही है। और इसके एक लास्ट जो इवेंट होती है ये कहलाती है एग्रीगेशन। तो माइग्रेशन में जहाँ एक सेलुलर लेयर से कोशिकाएं प्रवास करके दूसरी जगह जाती है, वहीं पर दूसरी जगह ये कोशिकाएं आकर एकत्रित हो रही है, एग्रीगेट हो रही है। और गैस्ट्रेशन में इस एग्रीगेशन को कन्वर्जेंस का नाम दिया था। गैस्ट्रेशन में माइग्रेशन जो हो रहा था उसको डाइवर्जेंस का नाम दिया था। तो कुल मिला के गैस्ट्रा के अंदर जो फॉर्मेटिव मोमेंट होती है, गैस्ट्रेटिव मोमेंट होती है, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट होती है, उसी तरह की ये निर्माणकारी गतियाँ इस ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान होती है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान सबसे पहली जो फिनोमेनन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है वो क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस। अब अलग अलग ऑर्गेन की फॉर्मेशन में अलग अलग तरह की मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स आपको देखने को मिलेगी। है, मान लीजिए स्टोमक की फॉर्मेशन हो रही है सपोज आहार नल में, अब आमाशय बन रहा है तो डेफिनेटली बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। हार्ट की फॉर्मेशन हो रही है मान लो, अब हार्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसमें चेम्बर बनते हैं, 2 आलिंद बन रहे हैं, 2 नीले बन रहे हैं। ब्रेन है सपोज, ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है तो पूरी न्यूरल ट्यूब है वो स्टार्टिंग में खोखली होती है पाइप के जैसी। अब इसी न्यूरल ट्यूब का आगे का भाग ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे का भाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आँखों की जैसे फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले इसमें ऑप्टिक कप बनेगा। ऑप्टिक कप के बाद में आँखों की जो लेयर होती है स्क्लेरॉइड बनती है, कोरॉइड बनती है, रेटिना बनती है, लास्ट में लेंस की फॉर्मेशन होती है। आँखों से संबंधित मांसपेशियों का निर्माण होता है, आँखों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, पर्टिकुलर एंगल है, रोटेशन है, कई तरह की फिनोमेनन यहाँ पर संपादित होती है। तो ये मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस जो होगा ये अलग अलग ऑर्गेन फॉर्मेशंस में अलग अलग तरह की परिघटनाएं होगी। ये नहीं है कि किसी भी एक ऑर्गेन के निर्माण में ये सारी मैकेनिज्म संपादित होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ऑर्गेन फॉर्मेशन में 3-4 एक्टिविटी काम में ले रही होगी, किसी में 2 परिघटनाएं काम में रही होगी, लेकिन पूरी बॉडी के एंटायर सिस्टम में फॉर्मेशंस में ये मूलभूत रूप से 8 तरह की जो मोमेंट है, 8 तरह की जो मॉर्फोजेनेटिक इवेंट है ये संपादित होती है। अब मॉर्फोजेनेसिस के बाद में सेकंड जो इम्पॉर्टेंट परिघटना है ये कहलाती है हिस्टोजेनेसिस। और हिस्टोजेनेसिस है ये सेल के अंदर की फिनोमेनन है। मॉर्फोजेनेसिस है ये सेल के एक्सटर्नल फिनोमेनन है। हिस्टोजेनेसिस सेल का अंदरूनी मामला है और एक तरह से ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है।
अब बॉडी में जितनी भी अविभेदित कोशिकाएं होती है उनके अंत में जनरली ब्लास्ट शब्द लिखा जाता है, जैसे न्यूरोब्लास्ट, इट मीन्स ये नर्वस सिस्टम की अविभेदित कोशिकाएं हैं। मायोब्लास्ट, इट मीन्स ये मांसपेशियों की अविभेदित कोशिकाएं हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, डेफिनेटली ये हड्डियों की अविभेदित कोशिकाएं हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, इट मीन्स ये कार्टिलेज की अविभेदित कोशिकाएं हैं। इरिथ्रोब्लास्ट, इट मीन्स ये आरबीसी की अविभेदित कोशिकाएं हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है उनके अंत में हमेशा ब्लास्ट शब्द आता है, और जब ये सेल डिफरेंशिएट हो जाती है हिस्टोजेनेसिस के द्वारा और किसी प्रक्रिया के द्वारा, तब इनके इस अंत में साइट शब्द लिखा जाएगा। तो जैसे न्यूरोब्लास्ट का न्यूरोसाइट में रूपांतरण, मायोब्लास्ट का मायोसाइट में रूपांतरण, ऑस्टियोब्लास्ट का ऑस्टियोसाइट में रूपांतरण, कॉन्डियोब्लास्ट का कॉन्डियोसाइट में रूपांतरण, इरिथ्रोब्लास्ट का इरिथ्रोसाइट में रूपांतरण। तो यहाँ पर हिस्टोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, अविभेदित कोशिकाएं जो होती है वो हिस्टोलॉजिकल चेंजेज के कारण डिफरेंशिएट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और विभेदन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि विभेदन की जो प्रक्रिया है वो कई बेसिस पे काउंट हो सकती है। जैसे सेल की आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हो गया। सेल की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आ रही है, वो बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन हो गया। सेल की कार्य प्रणाली में कोई चेंजिंग आ रही है, वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हो गया। और सेल की कोई जीन की प्रणाली में कोई चेंजिंग आ रही है तो वो जीनोटिपिक डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के जितने भी अब चूँकि आज के इस टॉपिक में मैं लिम्ब बड का डेवलपमेंट कैसे होता है, अग्र भुजाएँ कैसे बनती है, पश्च भुजाएँ कैसे बनती है, उस पर व्याख्यान में फोकस करूँगा, यानी लिम्ब बड के डेवलपमेंट। ये पहला टॉपिक मान लो आज के इस व्याख्यान में, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ लिम्ब, जैसे ये मैं कवर करूँगा। अगले व्याख्यान में मैं आँखों का डेवलपमेंट कैसे होता है वो कवर करूँगा। उसके बाद मैं ब्रेन डेवलपमेंट पे आपसे चर्चा करूँगा, हार्ट के डेवलपमेंट पे चर्चा करूँगा, आहार नाल के परिवर्तन पे चर्चा करूँगा। तो कुल मिला के 5 व्याख्यान इस ऑर्गेनोजेनेसिस की सीरीज में मैं डिलीवर करूँगा। अब हिस्टोजेनेसिस के बाद में अब चूंकि आज का जो व्याख्यान है ये लिम्ब डेवलपमेंट में जैसे फोकस रहेगा, तो इसी ऑर्गेनोजेनेसिस का जो सब पार्ट है, सब टॉपिक्स है, या इस व्याख्यान मालिक श्रृंखला का जो पहला जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लिंग या ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ लिम्ब या भुजाओं का परिवर्तन कैसे है, उस पर मैं फोकस करूँगा। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान इसमें जो मेन जो इवेंट्स होगी, बॉडी में भुजाओं का परिवर्तन कैसे होता है, ये वर्टिब्रेट में लगभग सेम मैकेनिज्म है। जितने भी टेट्रापोड्स हैं मछली के बाद में, मछली के बाद जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। कुछ रेप्टाइल्स हैं उसमें जैसे भुजाएं नहीं मिलेगी, सांप वगैरह जैसे हैं, सांप में भुजाएं हैं लेकिन वो अवशेषी रचनाओं के रूप में है, वेस्टिजियल रचनाओं के रूप में है। तो लिम्ब कोई भी हो, कोई भी टेट्रापोड्स हो, उसमें बेसिक जो पैटर्न होगा लिम्ब का वो लगभग सेम होता है। अब भुजाओं के परिवर्तन से पहले ये सक्सेसिव डायग्राम में जैसे मैंने 3 डायग्राम जैसे दिखाए हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब ये जो डायग्राम है ये गेस्ला के बाद की स्टेज के है। हाफ पोर्शन मैंने दिखाया है क्रॉस सेक्शन का, जैसे ऊपर ये नर्व कॉर्ड है, दिस इज नर्व कॉर्ड, इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड है, ये रीनल टिश्यूज दिखाए हैं, ये एंडोडर्म की लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, ये मीजोडर्म है, और मीजोडर्म जो होती है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। बाहर वाली लेयर को तो बोलते हैं सोमेटिक मीजोडर्म, भीतर वाली को बोलते हैं स्प्लैक्निक मीजोडर्म। और सोमेटिक मीजोडर्म और स्प्लैक्निक मीजोडर्म के बीच का जो खाली स्थान होता है ये आगे चलकर देह गुहा में या सिलोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे वाली भुजाएं कैसे बनेगी, पीछे वाली भुजाएं कैसे बनेगी,
उन दोनों के पैटर्न को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अब सपोज ये एरिया है जहाँ पर भुजाओं का निर्माण होना है, सपोज इसको लिम्ब फीड बोल सकते हैं, लिम्ब एरिया बोल सकते हैं। अब जहाँ पर भुजाओं का निर्माण हो रहा होता है वहाँ पर क्या होगा, ये मेसेंकाइम सेल है, ये एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये मेसेंकाइम कोशिकाएं जब यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो ये एक लिम्ब बड बनती है। कोई भी ऑर्गेन फॉर्मेशन हो उसमें दो तरह की सेल्स का इंट्रैक्शन होना बहुत आवश्यक है। ये इंट्रैक्शन एपिथेलियम मेसेंकाइम के बीच में हो सकता है, मेसोथेलियम मेसेंकाइम के बीच में हो सकता है, एंडोथेलियम मेसेंकाइम के बीच में हो सकता है। यानी मेसोडर्म की सेल्स का होना बहुत आवश्यक है। एक्टोडर्म मेसोडर्म के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, मेसोडर्म मेसोडर्म के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, एंडोडर्म मेसोडर्म के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो मेसेंकाइम सेल जो इकट्ठी हो रही है ये एक्चुअल में मेसोडर्मल सेल्स है, और जहाँ पर भुजाओं की उत्पत्ति होगी ये सबसे बाहर एक्टोडर्म की लेयर है। अब यहाँ पर ये एक्टोडर्म की सेल्स होगी, इसके नीचे ये मेसोडर्म की सेल्स होगी। अब इन दोनों के बीच में आगे चलकर इंट्रैक्शन चलेगा तो ये बड के समान एक रचना बन गई, इसको बोलते हैं लिम्ब बड। कोई भी ऑर्गेन बनेगा उसमें बड बनेगी। आंखों का निर्माण हो रहा है तो ऑप्टिक बड बनेगी, कान का निर्माण हो रहा है तो ऑटिक बड बनेगी, नाक की फॉर्मेशन हो रही है तो नजल बड बनेगी। कोई भी ऑर्गेन फॉर्मेशन हो उसमें सबसे पहले प्रोट्यूबरेंस के रूप में, एक कलिका के रूप में एक रचना बनती है जो बड के नाम से जानी जाती है, और ये इसके आगे की स्टेज है। लेकिन उससे पहले कुछ मेन जो डेफिनेशन या फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं समझने की, वो मैं एक एक करके आपसे शेयर करूँगा। जैसे सबसे पहले जो एस्पेक्ट मैं शेयर करूँगा दैट इज़ लिम्ब फील्ड। लिम्ब फील्ड, अब क्वेश्चन है कि लिम्ब फील्ड क्या है। लिम्ब फील्ड गैस्ट्रुला के अंदर पाई जाने वाली वो एरिया है, वो पॉइंट है, वो स्थल है जहाँ पर भुजाओं का निर्माण होता है। जैसे अगर भुजाएं बन रही है तो अगर भुजाएं जहाँ पर बनेगी उसका जो पर्टिकुलर जो एरिया हो गया सर्कुलर एरिया, वो सर्कुलर एरिया क्या कहलाएगा, लिम्ब फील्ड। इसी तरह आंखें बन रही है तो ऑप्टिक फील्ड हो जाएगा, कान बन रहे हैं तो ऑटिक फील्ड हो जाएगा। तो बॉडी में कोई भी ऑर्गेन फॉर्मेशन होगी उस फॉर्मेशन के पार्टिसिपेशंस में या उस अंग की जहाँ पर जिस जगह से उत्पत्ति हो रही है, जहाँ पर उसका ओरिजिन होना है, डेवलपमेंट होना है, उस पर्टिकुलर एरिया को किस नाम से जाना जाएगा, फील्ड के नाम से। तो एम्ब्रियो में जहाँ पर भुजाओं की उत्पत्ति होती है उसके उत्पत्ति स्थल वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, लिम्ब फील्ड। हाँ, इसके बाद में लिम्ब पोलरिटी क्या है, व्हाट इज लिम्ब पोलरिटी। अब बॉडी में कोई भी ऑर्गेन हो ध्रुवता सब में पाई जाती है, एक्सिस सब में पाई जाती है, और इस लिम्ब फील्ड के अंदर तीन तरह की पोलरिटी देखने को मिलेगी। एक तो होती है AP, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी, अग्र और पश्च डायरेक्शंस में। सेकंड होती है DV, डोर्सोवेंट्रल, पृष्ठ और अधर पोलरिटी, और तीसरी होती है इसमें PD, यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो लिम्ब फील्ड में जहाँ पर लिम्ब बड बनेगी उस लिम्ब बड में तीन तरह की ध्रुवता देखने को मिलती है। पहली पोलरिटी है एंटीरियर पोस्टीरियर, उसके बाद में है डोर्सल वेंट्रल, उसके बाद में प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब भुजाओं का जैसे मैं एग्जांपल ले हूँ, अब ये भुजा में जैसे ह्यूमरस जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, समीपस्थ भाग, और अंगुलियाँ जो है ये डिस्टल पार्ट है। तो भुजाओं के अंदर ये जो एक्सिस होगी इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, PD एक्सिस, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस या प्रॉक्सिमल डिस्टल पोलरिटी। इसलिए भुजाओं की जो फॉर्मेशन होती है वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शंस में होती है। इसी तरह इन भुजाओं में ये वाला जो पार्ट है स्किन का, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वाली वेंट्रल सरफेस है,
पैरों के तले जो हैं वो डोर्सल सरफेस है, और पैरों का जो ऊपर वाला भाग है ये वेंट्रल सरफेस है। तो हथेली का ये वाला जो पार्ट है ये वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है। तो ये कौन सी एक्सिस होगी? डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर का अर्थ है कि अब अपन चलते इसमें आगे भाग कौन सा रहता है। अब आगे अपन चल रहे हैं तो देख रहे हैं अंगूठा जो है ये सबसे आगे है और चिटली अंगुली है ये पीछे है। तो अंगूठा है ये एंटीरियर डायरेक्शंस हो गया, चिटली अंगुली या इधर वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर डायरेक्शंस हो गया। अपन हाथ को कभी भी यूँ करके नहीं चलता है, चलते हैं तो अंगूठा हमेशा आगे रहेगा। तो ये एंटीरियर है पोस्टीरियर पोलरिटी। अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी पोलरिटी पहले बनेगी, कौन सी पोलरिटी सबसे लास्ट में बनेगी। तो जनरली ये देखा गया है कि सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी जो लिम्ब बड बन रही है, जो लिम्ब बड है वो तो एक गोल, एक गेंद के समान, गोल गेंद के समान रचना है, और उसका एंटीरियर पार्ट जो होगा वो पहले बनेगा, पोस्टीरियर पार्ट बाद में बनेगा। तो सबसे पहले जो ध्रुवता स्थापित होती है एम्ब्रियो के ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान ये होती है एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी। इसके बाद में डोर्सोवेंट्रल पोलरिटी की स्थापना होती है, और डोर्सोवेंट्रल पोलरिटी में क्या होगा, जो लिम्ब बड जो बन रही है उस लिम्ब बड की डोर्सल सरफेस जो होती है वो तो उत्तल होगी, कॉन्वेक्स, और वेंट्रल सरफेस है वो चपटी होती है। जिस तरह पेपर वेट होता है तो पेपर वेट के ऊपर की सरफेस है वो डोर्सल ये कॉन्वेक्स टाइप की है, और उसका जो पैंदा होता है पेपर का वेट का वो चपटा होता है। तो लिम्ब बड में आप देख लेना डोर्सल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है, उत्तल आकार की होती है, और नीचे की वेंट्रल सरफेस है वो चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी की स्थापना के बाद में डोर्सोवेंट्रल पोलरिटी की स्थापना होती है, और सबसे लास्ट में फिर बनती है इसमें अंदर प्रॉक्सिमो डिस्टल पोलरिटी, समीपस्थ दूरस्थ। तो ऑर्गेन फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले जैसे ह्यूमरस बनती है, उसके बाद रेडियोल्ना बनती है, फिर कार्पल बनती है, फिर मेटाकार्पल बनती है, फिर फेलेंजेस बनते हैं। अब हालांकि यहाँ पर कॉन्ड्रोजेनेसिस का जो पैटर्न है उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलेगा है हाथों के अंदर, पैरों के अंदर। उसको मैं आगे इसी व्याख्यान में आपको डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लिम्ब फील्ड के बारे में आइडिया क्लियर होगी। लिम्ब फील्ड वो एरिया है जहाँ पर भुजाओं का निर्माण होना है। लिम्ब पोलरिटी 3 प्रकार की है, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी, डोर्सोवेंट्रल पोलरिटी और प्रॉक्सिमल डिस्टल पोलरिटी। और ये पोलरिटी इसी क्रम में बनेगी, ये नहीं कि प्रॉक्सिमल डिस्टल पहले बन गई, एंटीरियर पोस्टीरियर बाद में बन गई। सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी बनेगी, उसके बाद में डोर्सोवेंट्रल पोलरिटी बनेगी, और उसके बाद में प्रॉक्सिमल डिस्टल पोलरिटी है वो बनती है। अब इसके बाद में फिर लिम्ब बड। लिम्ब बड क्या है? लिम्ब बड एक तरह का इंटरेक्टिव सिस्टम है। लिम्ब बड में 2 तरह की सेल्स डेफिनेटली आपको मिलेगी। एक तो सरफेस के एपिथेलियम जो कि एक्टोडर्म से बनती है, और इस एपिथेलियम के नीचे मेसोडर्म की सेल्स जो यहाँ पर मेसेनकाइम के रूप में रिप्रेजेंट हैं। तो एपिथेलियम और मेसेनकाइम का जो कलेक्टिव सिस्टम जो होता है वो कलेक्टिव सिस्टम क्या कहलाता है? लिम्ब बड। और इस लिम्ब बड के अंदर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की परिघटनाएं भी अपने को देखने को मिलेगी, कॉम्पिटेंस की परिघटना भी अपने को देखने को मिलेगी, और इन दोनों लेयर में म्यूचुअल इंट्रैक्शंस भी होता है। इंट्रैक्शन मीन्स इंडक्शन, इंट्रैक्शन मीन्स कॉम्पिटेंस। तो इंट्रैक्शन है वो एक्चुअल में इंडक्शन और कॉम्पिटेंस के रूप में होता है। यदि इंडक्शन नहीं हो रहा है ऑर्गेन फॉर्मेशन नहीं होगी, कॉम्पिटेंस नहीं हो रहा है ऑर्गेन फॉर्मेशंस नहीं होगी। तो लिम्ब बड वो कोशिकाओं का वो एग्रीगेशन है जो भुजाओं के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। और लिम्ब बड के अंदर हमेशा 2 तरह का सेल्स का एग्रीगेशन मिलेगा। एक तो जैसे एपिथेलियम, इसको जैसे AER के रूप में रिप्रेजेंट किया है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, और इसके नीचे नीले रंग में जो सेल्स दिखाई है
ये एक्चुअली में मीजेनकाइम की सेल्स है, मीजोडर्म की सेल्स है। क्योंकि हाथों की स्किन वगैरह है ये तो एक्टोडर्म से बन जाएगी, लेकिन हाथों के अंदर जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज हैं, वो सारी किससे बनेगी? मीजोडर्म से। तो हाथ के अंदर एक्टोडर्म का भी रोल है, मीजोडर्म का भी रोल है। अब लिम्ब बड के दौरान अब इसमें जो मेजर जो चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, हाँ, उसके अंदर हाँ, लिम्ब बड में इसको भी मैं दो सब पार्ट में जैसे डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ, पहले तो मीजोडर्म की ग्रोथ, है मीजोडर्म में क्या क्या चेंजिंग होती है, मीजोडर्म की कितनी % सेल किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, और इसके बाद में फिर एपिकल एक्टोडर्मल रीज के अंदर ग्रोथ इन AER, और इसके बाद में मीजोडर्म और एपिकल एक्टोडर्मल रीज के बीच में होने वाली इंटरेक्शन। ये तीन चीज़ें, तीन मेन पॉइंट इस लिम्ब बड के तहत मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मीजोडर्म की ग्रोथ या मीजोडर्म का डिफ्रेंशिएशन या मीजोडर्म में होने वाला पैटर्न। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, अब ये मेरा हाथ है जैसे 2.5 फीट लंबा है सपोज, अब से ह्यूमरस है वो है कम से कम 1 फीट लंबी है, रेडियोल्ना ये भी मान लीजिए 1 फीट लंबी है, कलाई है ये बहुत छोटी है, इसका दे हथेली है ये थोड़ी बड़ी है, इसका दे अंगुलियां हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि ह्यूमरस लंबी है तो इसके अंदर ज़्यादा कोशिकाएं पार्टिसिपेट करेगी और कलाई पतली है तो इसमें कम कोशिकाएं पार्टिसिपेट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कई बार सेल्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, कई बार सेल का डाइवर्जन देखने को मिलता है। अब आप कल्पना करोगे कि इस हाथ के अंदर कलाई जो है रिस्ट फॉर्मेशन, इसमें 32% सेल पार्टिसिपेट कर रही है। कलाई के निर्माण में 32% कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर रही है। अब आप कल्पना करो, कलाई तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मीजोडर्म की अग्र भुजाओं के निर्माण में जो मीजोडर्म, टोटल मीजोडर्म की सेल जो पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी 32% कोशिकाएं केवल इस कलाई के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा रेडियोल्ना, इसमें 7% कोशिकाएं भाग ले रही है। अब रेडियोल्ना तो आप देख लो 1 फीट लंबी है, इसमें 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। अब हिसाब से रेडियोल्ना 1 फीट लंबी है तो इसमें ज़्यादा कोशिकाएं पार्टिसिपेट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें केवल 7% सेल है वो पार्टिसिपेट कर रही है। इसी तरह हाथों की जो मांसपेशियां जो है, मसल्स, इसके अंदर भी 7% सेल्स पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि हाथों में ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स हैं। अपने बॉडी में है युग्मित पेशियां पाई जाती है, अनपेड मांसपेशियां पाई जाती है। तो इन हाथों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, किसी भी तरह की मूवमेंट हो रही है, ये सारी ऐच्छिक पेशियों से हो रही है, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी इच्छा में है। आप चाहो तो हाथ को ऊपर कर रहे हो, आप चाहो तो कलाई को घुमा रहे हो, कैसे भी घुमा रहे हो, ऊपर कर रहे हो, साइड में कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। तो भुजाओं से संबंधित जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों की फॉर्मेशन में 7% जो कोशिकाएं होती है वो भाग लेती है। इसके अलावा इसके अंदर जो डर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है, संयोजी ऊतक है, उसके अंदर 6% कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, कार्टिलेज के अंदर। तो ये एक बेसिक कंट्रीब्यूशन है मीजोडर्म का। तो मीजोडर्म की 32% सेल कलाई के निर्माण में पार्टिसिपेट करेगी, 7% सेल रेडियोल्ना के निर्माण में भाग लेगी, 7% कोशिकाएं मांसपेशियों के निर्माण में भाग लेगी,
6% कोशिकाएं कनेक्टिव टिश्यूज हैं, संयोजी ऊतक, डर्मिश, उसके निर्माण में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये मीजोडर्म का कंट्रीब्यूशन है भुजाओं के निर्माण के दौरान। अब सेकंड है इसके अंदर AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अब AER, अब ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसी फिगर से अपन कांटेक्ट करें, ये जैसे नीले रंग में जो दिखाई है मेसेंकाइम सेल्स हैं, और ये उसके ऊपर एपिडर्मिस या एक्टोडर्म की लेयर है, एकदम स्मूथ है। यहाँ पर थोड़ा उभार बना, ये लिम्ब बड बन गई। यहाँ पर एक्टोडर्म की जो लेयर थी वो थोड़ी नीपल शेप हो गई है, शंकुरूपी हो गई है। अब इस शंकुरूपी रूप रचना क्या बोलते हैं? AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अब ये इसका डिटेल डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। इस एपिकल एक्टोडर्मल रिज में सबसे बाहर जो सेल्स होती है इसको पेरिड्रम बोलते हैं, और इस पेरिड्रम के अंदर छोटी छोटी माइक्रोलाई भी पाई जाती है। इस पेरिड्रम के नीचे नीले रंग में जो दिखाई है ये बेसल लेयर है। ये सारी कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, और बेसल लेयर जो होती है ये बेसल लेमिना के ऊपर टिकी रहती है। अब इसके अंदर ये जो सेल्स का एग्रीगेशन दिखाया है ये एक्चुअल में मेसेंकाइम सेल्स हैं, मीजोडर्मल सेल्स हैं। ये इसका एक और सिंप्लीफाइड इंटरेक्शंस का डायग्राम, ये जैसे एपिकल एक्टोडर्मल रिज और ये इधर मेसेंकाइम। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि क्या इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है? यदि AER को यदि अपन हटा दें, एपिकल एक्टोडर्मल रिज को हटा दें, तो क्या भुजाओं की फॉर्मेशन होगी? यदि मेसेंकाइम को हटा दें तो क्या भुजाओं की फॉर्मेशन होगी? क्या अग्र भुजा की जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है उसको काट के पश्च भुजा में लगा दें, पश्च भुजा की एपिकल एक्टोडर्मल रिज है उसको काट के अग्र भुजा में लगा दें, या बाएं हाथ की जो AER है उसको काट के दाहिनी भुजा की AR में लगा दें? इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन के सैकड़ों तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो एम्फीबियंस के अंदर संपादित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पाया गया कि इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों से कुछ फैक्टर्स हैं वो स्रावित होता है। जैसे एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो होती है इसके द्वारा फैक्टर निकलता है CF, कॉन्ड्रोजेनिक फैक्टर, और ये कॉन्ड्रोजेनिक फैक्टर जो होता है ये इसके नीचे जो मेसेंकाइम सेल्स होती है उसको ये मोटिवेट करता है। इसमें कॉन्ड्रोजेनेसिस का जो पैटर्न है उसको स्टिमुलेट करता है। इसी तरह मेसेंकाइम की जो सेल्स होती है इसे निकलता है AER-MF, यानी एपिकल एक्टोडर्मल रिज मेंटेनेंस फैक्टर, एपिकल एक्टोडर्मल रिज मेंटेनेंस फैक्टर। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर आप देख रहे हो म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। AER मेसेंकाइम को सपोर्ट कर रहा है, मेसेंकाइम AER को सपोर्ट कर रहा है, और दोनों से ये केमिकल फैक्टर हैं स्रावित होते हैं। इन दोनों फैक्टर के आपसी इंटरेक्शंस के कारण, दोनों के क्यूमुलेटिव एक्शंस के कारण, दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शंस के कारण इसके अंदर कॉन्ड्रोजेनेसिस का पैटर्न है वो संपादित होता है, और जो जो भुजाओं की ग्रोथ होती है उनके अंदर पर्टिकुलर शेप बनती है, पर्टिकुलर साइज बनती है, फिर इसमें डिजिट्स बनते हैं, फिर अंगुलियाँ बनती हैं। अब इस इंटरेक्शंस के बाद में फिर इसके अंदर नेक्रोसिस की परिघटना होगी। तो चौथा जो एस्पेक्ट है इसका दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बोलते हैं कोशिकाओं की मृत्यु का होना, और सेलुलर डेथ के लिए कई बार तो सेल के जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम इन सेल को डिस्ट्रॉय करता है। कि अपने बॉडी में जितनी भी पूर्वजों की रचनाएं हैं, कई बार अपनी बॉडी में पूर्वजों के अंग हैं देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चों में पूंछ है वो देखी जाती है, कुछ बच्चों में एब्डोमेन में निपल्स जैसे बन जाती है, कुछ बच्चों में 2 अंगूठे होते हैं। तो अपनी बॉडी में लगभग 108 के आसपास एंसेस्ट्रल फीचर्स पाए जाते हैं, पूर्वजों के लक्षण पाए जाते हैं। और कई साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि आदमी है वो पूर्वजों के लक्षणों का एक तरह का म्यूजियम है, एक तरह का अजायब घर है। तो इस नेक्रोसिस के दौरान, ये केवल पिक्टोरियल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले लिम्ब बड जहाँ पर भुजाएं बनेगी वहाँ पर पैडल के समान रचना बनती है।
हैं। जैसे अगर भुजाएं बन रही है तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह की पतवार के समान रचना, पैडल शेप। इसके बाद में इस क्या करती है, स्पैटुला शेप हो जाएगी। स्पैटुला शेप, डोर्सल सरफेस तो इसकी उत्तल रहेगी, लेकिन वेंट्रल सरफेस है वो चपटी हो जाती है। अब इसके अंदर धीरे धीरे फिर कॉन्ड्रोजेनेसिस का पैटर्न चलता है। इसके अंदर ये हड्डियाँ बनेगी, अंगुलियों के डिजिट्स बनेंगे। तो अंगुलियों के जब डिजिट्स बनेंगे तो इस तरह इसमें छोटे छोटे उभार जो होते बन जाते हैं। इसमें भी पहले सिंगल टो स्टेज बनती है, फिर 3 टो स्टेज बनती है, फिर 5 टो स्टेज बनती है। अपनी बॉडी पेंटाडेक्टाइल है तो 5 उभार इसमें बनेंगे। अब इन डिजिट के बीच में आप देख लो नीले रंग में ये जो टिश्यू दिखाया है, ये टिश्यू धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो जलीय प्राणी जो होते हैं उनकी तो अंगुलियों के बीच में जाल मिलता है। बत्तख जैसे आपने देखी होगी, बत्तखों के अंगुलियों के बीच में जाल होता है, और इस जाल के कारण ये पानी के ऊपर आसानी से तैरती है, पानी के ऊपर आसानी से चलती है। तो जितने भी वेडिंग बर्ड्स हैं उनकी अंगुलियों के बीच में जाल है, लेकिन हम अपनी अंगुलियों के बीच में जाल नहीं है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपनी अंगुलियों के बीच में पतली मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन लाइसोसोम की एक्टिविटी के कारण डाइजेस्ट हो जाती है, और लाइसोसोम के ऑटोफेगी के कारण, ऑटोलाइसिस के कारण अंगुलियों के बीच का जो टिश्यू होता है वो धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई बार ये डैमेज नहीं होता है तो कुछ बच्चों में सारी अंगुलियां जुड़ी हुई रह जाती है, इसको सिंडेक्टाइल ही बोलते हैं। कई बार दोनों टांगें आपस में जुड़ जाती है, इसको सिम्पोडिया बोलते हैं। तो अपनी बॉडी में डिजिट के बीच में इन टिश्यूज़ का नष्ट होना, इनका विलुप्त होना बहुत जरूरी है। और इस नेक्रोसिस में, इस ऑटोलाइसिस के अंदर मुख्य भूमिका लाइसोसोम की होती है। यदि ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान लाइसोसोम यदि सक्रिय नहीं होंगे तो अंगुलियों के बीच का टिश्यू डाइजेस्ट नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, और अपनी बॉडी में भी पंजा जो होता है वो एकदम पक्षियों के पंजों की तरह, जलीय जानवरों की तरह डेवलप हो जाएगा। ये एक तरह का पूर्वजों का लक्षण है, क्योंकि बर्ड्स हैं वो भी अपने एंसेस्ट्री है। तो ये नेक्रोसिस का पैटर्न यहाँ पर दिखाया है। लिम्ब बर्ड सबसे पहले पैडल शेप है, इसके बाद स्पैटुला शेप है, फिर इसमें अलग अलग टो बनती है, सिंगल टो बनती है, फिर 3 टो बनती है, 5 टो बनती है, और इन टो के बीच में ये जो टिश्यू है इसका धीरे धीरे नेक्रोसिस होगा, और लाइसोसोम जो होते हैं इस टिश्यू को धीरे धीरे डिजोल्व कर देंगे, और बाद में सारी उंगलियां हैं वो सेपरेट हो जाएगी। तो अब जैसे अपने ह्यूमन के केस में 5 उंगलियां हैं पेंटाडेक्टाइल, तो 5 उंगलियां हैं वो सेपरेट हो जाएगी। अंगूठा है, जैसे पहली अंगुली है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है। तो ये परिघटना नेक्रोसिस के कहलाती है। अब इसके बाद में लास्ट जो एस्पेक्ट रहेगा लिम्ब डेवलपमेंट का वो होता है फिर कॉन्ड्रोजेनेसिस, यानी भुजाओं के अंदर जो हड्डियां हैं, ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फैलेंजेज है, वो कैसे बनता है। तो भीतर कॉन्ड्रोजेनेसिस का जो पैटर्न होगा वो अग्र भुजाओं में अलग तरह से होता है, पश्च भुजाओं में अलग तरह से होता है। हालांकि पोलरिटी का मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी बनेगी, उसके बाद डोर्सो वेंट्रल पोलरिटी बनेगी, उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल पोलरिटी बनेगी। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल पोलरिटी में हालांकि ऑर्गेन बनेगा यहाँ से इधर ही, यानी ह्यूमरस पहले बनेगी, रेडियोल्ना बाद में बनेगी, फिर कलाई बनेगी, मेटाकार्पल बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, कलाई वाला जो पार्ट है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। अग्र भुजाओं में कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न थोड़ा अलग तरह का है, पश्च भुजाओं में थोड़ा अलग तरह का है, और इन फोरलिम और हाइंडलिम दोनों का कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न है वो मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब लिम्ब डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट जो कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न, यानी भुजाओं के अंदर जो हड्डियां हैं, कार्टिलेज का फ्यूजन है, उनका कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने अग्रभुजा और पश्च भुजा दोनों को कलेक्टिवली जैसे यहाँ पर मैं डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। पहले अग्रभुजाओं में कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न कैसे रहेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है वो बनेगा, फिर डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी बनेगी, उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल रूप में इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें अग्रभुजाओं में सबसे पहले ह्यूमरस बनेगी, नो डाउट, ये वाली जो हड्डी है,
इसके बाद है रेडियोल्ना, ये वाली जो हड्डियाँ रेडियस और अल्ना, इनकी फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद में फिर कार्पल होती है, कार्पल के बाद में मेटाकार्पल होती है, मेटाकार्पल के बाद में फैलेंजेज होती है, अंगुलियाँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कार्पल जो है ये दो पंक्तियों में अरेंज होती है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। अब यहाँ पर कलाई में जो कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। अब कलाई में आप देख रहे हो रेडियोल्ना के जस्ट नीचे यहाँ पर सेल्स का कंडेंसेशन हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाएं यहाँ पर एग्रीगेट है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, किसी पर्टिकुलर हड्डी में फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। अब पहली पंक्ति में सेंट्रली बन जाती है, अल्नरी बन जाती है। अल्नरी का मतलब वो कार्पल जो अल्ना के नीचे, सेंट्रली का मतलब वो कार्पल जो एकदम सेंटर में है, रेडियली यहाँ नहीं बनी अभी। और दूसरी पंक्ति में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये कार्पल यहाँ पर बन जाती है, और मेटाकार्पल 5 बन गई है। और मेटाकार्पल के साथ ये जो हड्डियाँ हैं, अंगूठे में जैसे 2 डिजिट हैं, बाकी अंगुलियों में जैसे 3 डिजिट हैं, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। तो अग्रभुजाओं में इनिशियल स्टेज के अंदर तो ये पैटर्न रहेगा, और स्टार्टिंग में आप देख रहे हो ह्यूमरस पूरी डेवलप हो गई है, नो प्रॉब्लम। रेडियोल्ना पूरी डेवलप हो गई है। कार्पल के अंदर पहली पंक्ति में सेंट्रली बन चुकी है, अल्नरी बन चुकी है, और सेकंड पंक्ति में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की जो कार्पल है बन चुकी है। 5 मेटाकार्पल बन चुकी है, और मेटाकार्पल से जो अंगुलियों के जो डिजिट्स हैं फैलेंजेस वो यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसके बाद में आप देख रहे हो रेडियली और बन गई यहाँ पर रेडियली की सेल को मैंने डॉट डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब इन सेल्स के फ्यूजन से रेडियली की फॉर्मेशन हो गई है। रेडियली है वो रेडियस के नीचे होगी, सेंट्रली है वो रेडियस अल्ना के बीच में होती है, और अल्नेरी है वो अल्ना के बीच में होती है। तो पहली पंक्ति की तीनों कार्पल यहाँ पर बन चुकी है, रेडियली, सेंट्रली, अल्नेरी। और सेकंड पंक्ति में 5 नंबर की कार्पल और बन गई है। पहले 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर थी, अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये भी बन गई है। और मेटाकार्पल पहले से है ही, फैलेंजेस पहले से है। इसके बाद में फिर और क्या होगा, रेडियोल्ना पहले बन चुकी है, सेंट्रली बन चुकी है। अब सेकंड पंक्ति की पहले नंबर की जो कार्पल है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर टोटल 8 कार्पल होती है, रेडियस के नीचे रेडियली, अल्ना के नीचे अल्नरी, इन दोनों के बीच में सेंट्रली। पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 5 कार्पल है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। और इन 5 कार्पल के साथ ये 5 मेटाकार्पल अटैच है। मेटाकार्पल के साथ ये डिजिट अटैच है, अंगूठे में जैसे 2 हड्डियाँ हैं, बाकी उंगलियों में 3 है। तो 2 3 3 3 3 ये कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न है अग्रभुजाओं का या फोरलिम्ब का। अब पश्चभुजाओं में अपन चले, टांगों के अंदर कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न कैसे रहेगा। तो यहाँ पर भी पॉलरिटी तो वही रहेगी। पहले इसके अंदर एंटीरो पोस्टीरियर पॉलरिटी आएगी, फिर डोर्सो वेंट्रल पॉलरिटी आएगी, फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल पॉलरिटी आएगी। अब टांगों में सबसे पहले फीमर बनती है, फीमर के बाद में टिबियो फिबुला बनती है, और टिबियो फिबुला के बाद में टार्सल। हाथों में जैसे कार्पल है उसी तरह टांगों में टार्सल होती है, टार्सल के बाद में मेटाटार्सल होती है। अब यहाँ पर टार्सल में आप देख रहे हो एस्ट्रागैलस बन चुकी है, फिब्यूली यहाँ पर बन चुकी है पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में 3 और 4 नंबर की टार्सल यहाँ पर बन चुकी है, और 5 मेटाटार्सल बन चुकी है। और इनसे जो फैलेंजेज है 2 3 3 1 वो यहाँ पर बन चुकी है। हालांकि अंगुलियों में डिजिट की संख्या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। अपने मैमल्स के कंसेप्ट में आप देखो तो अपने ह्यूमन के अंदर अलग सिचुएशन है, गाय भैंसों के अंदर अलग सिचुएशन है, खरगोश के अंदर अलग सिचुएशन है। तो ये वेरिएशन जो होता है फैलेंजेज में, ये अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, पहली पंक्ति में जो टार्सल है इसके अंदर फ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि कलाई जो होती है और पैरों की जो एडी वाला जो पोर्शन है इसमें 32% सेल पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर सेल का फ्यूजन है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एस्ट्रागैलस और इसके नीचे जो सेल्स थी ये एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट हो गई है, और
फ्यूबुली है वो इसमें अभी अलग है। इसके बाद में फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूजन हो गया है। फ्यूजन किसका? एस्ट्रागेलस का, फ्यूबुली का, और ये जो कंक्रीट जो सेल्स थी मेसेंकाइमल सेल्स, इसका यहाँ पर फ्यूजन हो गया है। 2 नंबर की में 3 नंबर 4 नंबर टार्सल यहाँ पर प्रेजेंट है, और लास्ट में फिर क्या होगा, ये कंप्लीट फ्यूजन हो गया। और सेकंड पंक्ति में 1 नंबर की टार्सल यहाँ पर फिर डेवलप हो गया, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो ये फ्यूजन के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी बॉडी का वेट जो होता है वो झेल सकती है। अब जैसे मान ले मेरा वेट सपोज 90 kg है, तो मेरे पैरों में जो एडी है, एडी की हड्डी बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर लाखों सेल्स का, करोड़ों सेल्स का यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। और फ्यूजन होने से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने से ये हड्डियाँ जो है बहुत मजबूत होती है, बॉडी के पूरे वेट को, पूरे वजन को झेलने के अंदर ये कैपेबल होती है। तो ये अग्रभुजा और पश्चभुजा में कॉन्ड्रोजेनेसिस का पैटर्न है। हालांकि भुजाएं बनेगी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शंस में, लेकिन कलाई वाला जो पोर्शन है इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन है, वो देखने को मिलेगी। तो फोर लिम्ब में कैसे कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न है और हाइंड लिम्ब के अंदर कॉन्ड्रोजेनिक पैटर्न कैसे हैं। तो ये आज का मेरा व्याख्यान ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ लिम्ब। अब इसी श्रृंखला में 4 लेक्चर अभी और मैं डिलीवर करूँगा। आँखों का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसे पूरा एक कंप्लीट लेसन है। ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस पर पूरा एक अलग लेक्चर बनेगा। हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस पर एक पूरा कंप्लीट लेक्चर बनेगा। और एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस पर पूरा एक लेक्चर बनेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट MSc एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं उनके तो ये क्या है, पूरा पेपर एक ऑर्गेनोजेनेसिस का है। लेकिन अपन चूँकि आप जूलॉजी से MSc कर रहे हो और जूलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी है, वो एक पेपर है, एक पेपर में ऑर्गेनोजेनेसिस की एक यूनिट है। तो आपके कोर्स में ये 5 एग्जाम्पल है वो मेंशन कर रखे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, डेवलपमेंट ऑफ आई, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एक ब्रीफ समरी के रूप में ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। और कोई भी ऑर्गेन बनेगा तो वहाँ पर बड बनेगी, प्राइमरी बड बनेगी, फिर सेकेंडरी बड बनेगी। तो भुजाएं बन रही है तो लिम्ब बड बनेगी, आँख बन रही है तो ऑप्टिक बड बनेगी, कान बन रहे हैं तो ऑटिक बड बनेगी। और कोई भी बड हो उसमें 2 तरह की सेल्स हमेशा मिलेगी। मेसेंकाइम जरूर होगी, एक्टोडर्म मेसेंकाइम होगी, मेसोडर्म मेसेंकाइम होगी, एंडोडर्म मेसेंकाइम होगी। क्योंकि 2 तरह की सेल्स के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है तभी इंडक्शन की परिघटना संपादित होती है। और इंड्यूसर केमिकल्स जब सिक्रीट होते हैं तो रेस्पॉन्सिव सेल में कॉम्पिटेंस की परिघटना संपादित होती है। इंडक्शन नहीं होगा, ऑर्गेन फॉर्मेशन नहीं होगी। कॉम्पिटेंस नहीं होगा, ऑर्गेन फॉर्मेशंस नहीं होगी। तो कई बार बच्चों में विकृतियाँ देखने को मिलती है। कई बच्चों की ह्यूमरस बन गई लेकिन रेडियोलन नहीं बने। कई बच्चों में मुगदर के समान हैं जैसे पैर बन गए। कई बार 5 उंगलियां जुड़ी हुई है, सिंडेक्टाइली बोलते हैं। कई बार दोनों टांगें आपस में जुड़ी रहती है, इसको सिम्पोडिया बोलते हैं। कई बच्चों में अंगुलियों के बीच में बत्तख के पैर की तरह ये जाल रह जाता है, लाइसोसोम डिसफंक्शनिंग हो जाती है, लाइसोसोम काम नहीं करते हैं, तो अंगुलियों के बीच में जाल के समान टिश्यू पूर्वजों का लक्षण है वो डेवलप हो जाता है। कुछ बच्चों में पूंछ जैसे देखी जाती है, 6 इंच की पूंछ। तो ये टोटल एक नट सेल में आज का ये मेरा व्याख्यान, और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपकी समझ में आया होगा। और इन वीडियो को आप रेगुलरली वॉच करते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप प्रोपेगेट करें, आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उस केस में हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो टारगेट है वो है कि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मध्य हम पॉपुलराइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोपेगेट करें। और इसी के साथ मैं एक बार आप सभी को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।